नमस्कार, खबर अभी तक की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस बुलेटिन में आपको खबर मिलेगी रफ्तार से भी और विस्तार से भी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सभी जिलों के डीसी और एसपी की बैठक हुई। मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और मौजूद रहे और इस दौरान बहुत सारी अहम बातों का जिक्र हुआ। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। कोरोना काल के चलते लंबे समय के बाद ये बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने विस्तृत जानकारी दी। सीएम ने बताया कि कोरोना काल की वजह से करीब 2 साल से फिजिकल मोड पर मीटिंग नहीं हो सकी थी। ऐसे में काफी विषयों को लेकर बात की। सीएम ने बताया कि विजिलेंस को और अधिक मजबूत करने पर हमारा जोर रहेगा। वहीं बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। हमने बजट के संबंध में मोटे मोटे विषय उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी फोकस की चीज़ें क्या क्या थी। दूसरा विषय भ्रष्टाचार के नाते से इसको रोक लगानी है, कैसे लगाई जाए, क्योंकि कई शिकायतें आप लोगों को मालूम है भ्रष्टाचार की जो मिलती रही हैं, उस पर विशेष तौर पर चर्चा हमने की थी। डीसी और एसपी के साथ बहुत सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की और उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने है जिसका आने वाले वक्त में बहुत अहम असर होने वाला है। अब एक और अहम खबर और दूसरी खबर हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के रोहतक जिले से, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर की मालगाड़ी में आने से चपेट में आने से मौत हो गई और रोहतक रेलवे स्टेशन पर जब इसका पता चला तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी की गई। रोहतक में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। रोहतक रेलवे स्टेशन पर जब इसका पता चला तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी की गई। हालांकि इस अंतिम विदाई के लिए 40 मिनट तक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकी रही और राष्ट्रीय पक्षी मोर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। तो अचानक एक मोर मालगाड़ी से टकरा गया और वह मोर गाड़ी के इंजन में फंसकर मौका पर ही मर गया। मोर को बाहर निकलवाकर राष्ट्रीय झंडे में लपेटा गया और सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाया गया है। रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी के सामने अचानक एक मोर आ गया। रेलवे स्टेशन पर जाकर देखा गया तो मोर की मौत हो चुकी थी। राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते उसे सम्मान भी दिया जाना था, इसलिए ट्रेन के चालक, स्टेशन मास्टर और जीआरपीएफ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ मोर को अंतिम विदाई। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और उसका उसी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब एक और खबर के लिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में रफ्तार के साथ 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू हो रही है। ऐसे में मंडियों में खरीद को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। अंबाला में कैसी चली तैयारी, रिपोर्ट देखिए। मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। गेहूं की फसल इस बार जल्दी पककर तैयार हो गई है और मंडियों में अनाज के आने की तैयारियां भी हो रही हैं। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते अंबाला अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो गेहूं की सरकारी खरीद है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और ये जो खरीद है वो ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही, ऑनलाइन ई खरीद पोर्टल के माध्यम से ही होगी। किसानों के लिए मार्केट कमेटी अंबाला कैंट के द्वारा जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी सबकी तैयारी कर ली गई है। जैसे उनके लिए पानी का प्रबंध है, जहाँ पे गेट पास कटेगा उनके लिए टेंट की व्यवस्था होगी। मंडियों में उचित व्यवस्था की जा रही है। जिन किसानों ने पोर्टल में अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन की हुई है वो गेट पास लेकर मंडियों में आएंगे और अपनी फसल देंगे। उम्मीद है कि इस बार किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कमलप्रीत संबरवाल, अंबाला, खबरें अभी तक। किसानों के लिए जरूरी है कि उनकी फसल अच्छी हो, लेकिन साथ में यह भी जरूरी है कि फसल को बेचने के लिए व्यवस्थाएं भी बेहतर होनी चाहिए। अब एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर है शिमला से, जहां पर मीटिंग हुई और पीटरहॉफ में बीजेपी शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक हुई और वहीं इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक हुई जिसमें सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि ये कार्य योजना बैठक है और इस बैठक का उद्देश्य बाकी बचे कार्यों की योजना बनाकर
उन्हें पूरा करना है। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीसरी पार्टी का हिमाचल में कोई विकल्प नहीं है। मैं नहीं मानता कि आपका कोई इम्पैक्ट हमारे प्रदेश में होने वाला है। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी कई पार्टियां आईं और फिर विलुप्त हो गई, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई विकल्प हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यहाँ आज तक केवल 2 दलों के बीच में ही मुकाबला हुआ है। हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी भी इस बार हिमाचल में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या पंजाब की तर्ज पर आम आदमी पार्टी हिमाचल जीतने में कामयाब होगी। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक। खबर रफ्तार से भी और विस्तार से भी 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट में। अगली खबर है पंजाब की, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीएम बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसकी एक तस्वीर भी सामने आई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मान की प्रधानमंत्री मोदी से ये पहली मुलाकात है। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा था। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के गांव खटखड़ कला में 16 मार्च को हजारों लोगों की मौजूदगी में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री ने मान को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से सीएम भगवंत मान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जहां लोग रिश्वत मांगने वाले और भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों से संबंधित वीडियो साझा कर सकते हैं। मान ने शहीद दिवस के मौके पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया और इसे एंटी करप्शन एक्शन लाइन करार दिया। प्रधानमंत्री भगवंत मान की मांग को किस तरह से पूरा करेंगे और कब तक करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक और अहम खबर, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा अब सांसद बन गए हैं और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से अपनी विधायकी छोड़ दी है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेज रही है। राघव चड्ढा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। अब राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को इस्तीफा सौंपा। इस मौके पर राघव चड्ढा ने कहा कि सदन जरूर बदलेगा, लेकिन सेवा चलती रहेगी। गौरव की बात है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे नेता ने दी है। मैं कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी और इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूं। सदन जरूर बदला है, लेकिन संघर्ष वही है, सेवा वही है, सेवा भाव वही है और हम उसी समर्पण भाव से काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए राघव चड्ढा ने भी कड़ी मेहनत की है, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ये जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसकी अधिसूचना मंगलवार के दिन दिल्ली सरकार ने जारी की थी। राघव चड्ढा का कहना है कि वो संसद में भगवंत मान की कमी को पूरा करेंगे। वहीं एक और अहम खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, उस तरफ भी रुख करते हैं। 1 मिनट में दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। सदन में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के 2 निर्माण कार्य ऐसे हैं जिसके लिए हरियाणा की अनुमति मिलना जरूरी है। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी, दिल्ली के 2 निर्माण कार्य ऐसे हैं जिसके लिए हरियाणा की अनुमति मिलनी जरूरी है। मनीष सिसोदिया की दी जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एक पुल के पुनः निर्माण कार्य समेत सिंगलपुर गांव शालीमार बाग में सड़क के चौड़ीकरण के लिए हरियाणा की ओर से अनुमति मिलनी बेहद जरूरी है। मनीष सिसोदिया की दी जानकारी के मुताबिक हरियाणा सिंचाई विभाग की ओर से पुल के पुनः निर्माण कार्य के निर्माण की अनुमानित लागत 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई है। जिस जमीन पर पुल बनेगा उसका कार्य क्षेत्र लोक निर्माण क्षेत्र के बजाय हरियाणा के अधीन है। इस जगह पर एक और एमसीडी की सड़क तो दूसरी ओर डीडीई की सड़क है। इसके साथ ही सिंगलपुर गांव शालीमार बाग में सड़क चौड़ी करने के लिए भूमि अधिग्रहण डीडीए के साथ किया जाना है। इस संबंध में सामूहिक निरीक्षण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण करने के लेटर भी लिखा गया है। सड़क के चौड़ीकरण कार्य को 6 महीने में पूरा किया जा सकता है। हरियाणा सरकार की ओर से एनओसी मिलने के बाद ही इसका काम शुरू किया जा सकता है।
मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं और उन्होंने दिल्ली में स्कूलों की हालत बेहतर की है। तो वहीं अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहां स्कूल को लेकर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार छात्राओं के लिए स्कूल खुले, लेकिन फैसला 1 घंटे में वापस भी हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आए हुए 7 महीने से अधिक का समय हो चुका है और सेकेंडरी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला इसी बीच तालिबान सरकार की ओर से लिया गया। कई देशों और संगठनों ने भी शिक्षकों को भुगतान करने की पेशकश की, जिसके बाद तालिबानी सरकार में पहली बार छात्राएं कक्षाओं में लौटी थी। लेकिन नया आदेश मिलने के बाद आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपना बस्ता संभाल कर वापस लौट गई। तालिबान के अफगानिस्तान में लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल खुल जाने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें दोबारा बंद करने का आदेश दिया गया। तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान में इस्लामी कानून को लागू कर रखा है। तालिबान ने आदेश जारी किया कि कोई भी महिला बिना बुर्का पहने बाहर नहीं निकलेगी। यही नहीं, तालिबानी सरकार का ये फरमान है कि कोई महिला अकेले बाहर नहीं निकलेगी। अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलने की जरूरत भी पड़े तो उसके साथ किसी पुरुष का होना जरूरी है। वहीं इससे कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप की नीतियों को लेकर जनता में विरोधाभास एक बार फिर से पैदा हो गया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। एक वक्त ऐसा भी था कि अफगानिस्तान ने रूस के खिलाफ जंग लड़ी थी और अब एक अहम खबर रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर। 1 मिनट में पूरी खबर। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का साथ पश्चिमी देश दे रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन ने भी मदद का ऐलान किया है उनके लिए कभी भी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी मुल्कों से लगातार आर्थिक और सैन्य मदद यूक्रेन को मिल रही है। इसी कड़ी में युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन उसे 1000 और मिसाइल की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पश्चिमी देशों के नेताओं से यूक्रेन को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति बढ़ाने का आग्रह किया। इसके तहत यूक्रेन की सरकार को कई 1000 मिसाइलों की आपूर्ति कराई जाएगी। बोरिस जॉनसन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और 7 विकसित देशों के समूह G7 के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए ब्रसेल्स जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो यूक्रेन को ब्रिटेन की ओर से दी जाने वाली सैन्य सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसके तहत यूक्रेन को टैंकरोधी और उच्च विस्फोटक हथियारों से युक्त 6000 और मिसाइलें दी जाएंगी। ब्रिटिश सरकार हवाई बमबारी का मुकाबला करने में मदद करने के लिए स्टारस्टिक हाई वेलोसिटी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की आपूर्ति कर रही है। साथ ही बॉडी आर्मर, हेलमेट और जूते भी यूक्रेन को मुहैया कराए जा रहे हैं। आपको बता दें, दोनों मुल्कों के बीच युद्ध 29वें देश में प्रवेश कर चुका है। रूस यूक्रेन की जंग कब थमेगी पता नहीं, लेकिन अब बात करते हैं भारत और चीन की। लगातार चीन की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर चर्चाएं होती हैं। शुरुआत से भारत को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। वहीं इस बार जब चीन ने इस मुद्दे पर दखल दिया, जिस पर भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में इस मामले से दूर रहने के लिए कह दिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए चीन विदेश मंत्री वांग यी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पाकिस्तान में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक में दिए यांग के बयान को खारिज करते हुए भारत ने इसे अनावश्यक करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है। चीन सहित किसी भी देश को इस पर बयान देने या दाखिल देने का कोई अधिकार नहीं। बागची ने यह भी कहा कि इन देशों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों पर किसी भी तरह के पब्लिक जजमेंट से परहेज करता है। आपको बता दें, OIC की बैठक को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था, कश्मीर समेत दूसरे विवादों के समाधान के लिए चीन इस्लामी देशों के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। हमने कश्मीर के मुद्दे पर अपने इस्लामिक दोस्तों की पुकार को फिर से सुना। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अब बात करते हैं भिवानी में किसी भ्रष्टाचार की। भिवानी में नगर परिषद में करोड़ों रुपए का बहुचर्चित घोटाला सामने आया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि लाखों रुपए बरामद किए गए। भिवानी नगर परिषद के बहुचर्चित घोटाले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी ने नगर परिषद के खाते से अपनी फर्म में 3,83,57,000 रुपए कमीशन लेकर फर्जी तरीके से डलवाए थे। बाकी 2 आरोपियों से भी रिमांड के बाद बड़े राज खुलने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि दुकानदार सुदर्शन जिंदल की ओर से नगर परिषद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। भिवानी SP अजीत सिंह शेखावत ने ये जानकारी भी दी थी।
जानकारी के मुताबिक दुकानदार सुदर्शन जिंदल की ओर से नगर परिषद में करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने की शिकायत भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत को दी गई थी। इस शिकायत की जांच एसपी ने इकोनॉमिक सेल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह को सौंपी थी। जांच के दौरान पुलिस ने पहले एक्सिस बैंक के मैनेजर नितेश को गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए नजायज घपले किए गए हैं, जिसकी वजह में हमें एक नीतीश अग्रवाल गिरफ्तार करा, उससे 10 लाख रुपये बरामद किए हैं। उसके बाद एक कपिल गिरफ्तार किया जो रिमांड पे है। अब पुलिस दादरी निवासी अरुण और भिवानी निवासी नितिन को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। भ्रष्टाचार का विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए किसानों का। और अगली खबर हिमाचल से किसानों से जुड़ी हुई है। ऊना की अगर बात की जाए तो ऊना में 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती महिला किसान सम्मेलन का शुभारंभ हुआ और इस सम्मेलन में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन लता मंगेशकर कला केंद्र में प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत हो रहा है। इन दोनों हिमाचल में प्राकृतिक खेती पर खूब जोर दिया जा रहा है। इस बार के बजट में भी सरकार ने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए थे। तो वहीं ऊना में प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सम्मेलन में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं जिला ऊना की लगभग 800 कृषक महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस सम्मेलन में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कृषक महिलाओं को प्राकृतिक खेती की विस्तार से जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर इस प्राकृतिक खेती को शुरुआत की गई और पहले वर्ष 50,000 किसानों को हमने इस खेती के अंतर्गत लाया था। अब हमने 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों को 50,000 हेक्टेयर जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर जो है वो ये प्राकृतिक खेती हो रही है। कृषि मंत्री का कहना है कि प्राकृतिक खेती से किसान और बागवान समृद्ध होंगे और उनकी आय दोगुनी होगी। और फिलहाल सरकार प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। किसानों का फायदा होना चाहिए और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हिमाचल की सर्दी और गर्मी अपने आप में मशहूर है। तो वहीं हिमाचल की अगर बात की जाए तो सर्दी के मौसम में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई और अब मार्च महीने में ही पहाड़ों पर गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ती है तो मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। अब यूं तो पहाड़ मैदानी इलाकों की तुलना में ठंडे ही होते हैं, लेकिन अब की बार की बात करें तो मार्च में ही पहाड़ भी तपने लगे हैं। हिमाचल में मार्च महीने में ही तपती गर्मी का एहसास होने लगा है। प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों जैसे कि शिमला, मनाली और धर्मशाला में मार्च महीने में ही गर्मी ने 12 से 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धर्मशाला में तो मार्च के महीने के मध्य में ही अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इसी दौरान इससे पहले 2010 में धर्मशाला में 31.6 डिग्री तापमान रहा था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमाचल में इन दिनों तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज्यादा चल रहा है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है। इस बीच 2 दिन तक कुछ इलाकों में मौसम खराब रहने से तापमान में ज्यादा वृद्धि न होने के आसार भी है। दूसरी ओर शिमला की अलग चिंता है। अगर गर्मी बढ़ी तो शिमला में जल संकट भी गहराने की पूरी आशंका है, क्योंकि अगर शिमला में गर्मी ने ज्यादा सितम ढाया तो पानी के लिए 2018 जैसा संकट पैदा हो सकता है। लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल लोग सूरजकुंड मेले में भी आ रहे हैं। अगली खबर सूरजकुंड मेले से जुड़ी हुई, जहां पर देश विदेश की संस्कृति का नजारा देखने को मिलता है, संगीत सुनने को मिलता है और ऐसी धुन जिस पर सब थिरकने लगते हैं। सूरजकुंड में लग रहे 35वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में हरियाणा के ब्रज का संगीत अपनी अलग ही छाप छोड़ता है। बड़े बड़े नगाड़ों के माध्यम से परंपरागत लोकगीत और संगीत सभी को अपना दीवाना बना देता है। ऐसा ही नजारा एक बार फिर से देखने को मिला। सूरजकुंड में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संगीत के मुरीद हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे संगीत की मनमोहक धुन सुनकर युगांडा के रहने वाले कलाकार भी खुद को रोक नहीं पाए और ब्रज के सुप्रसिद्ध नगाड़ों की थाप पर जमकर ठुमके लगाए। तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये विदेशी कलाकार नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच रहा है। भारतीयों के साथ ये कलाकार जैसे नाच रहा है मानो वो इस संगीत को पहले से ही बखूबी जानता हो। किसी ने सच ही कहा है कि भारत के परंपरागत संगीत में वो जादू है जो किसी को भी झूमने पर मजबूर कर दे, चाहे उनको वो संगीत समझ आए या ना आए।
सूरजकुंड मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जब भी आप जाएं तो अपनी जेब पर अपने मोबाइल का ख्याल रखें, क्योंकि इसी तरह की खबर सोनीपत से सामने आई है। वहां पर लूट हुई है और सोनीपत लूट की अगर बात की जाए तो उसमें थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, नशे की पूर्ति करने के लिए वारदात को अंजाम देने। बेरोजगारी कहीं या युवाओं का शौक, जो आज के युवाओं को अपराध की तरफ ले जा रहा है। सोनीपत रेलवे थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने ही रेलवे स्टेशन पर नकदी और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो तीनों ने खुलासा किया कि नशे के लिए इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और कल वाली रात को एक राजू नाम का लड़का दिल्ली से आया था, साथ में उसका साथी भी था विजय। ये रेलवे ओवरब्रिज है, इसके उतर के अपने घर जा रहे थे, तो इन तीनों ने उनके सामने बाइक अड़ा करके और उन दोनों से 6200 रुपये और 2 मोबाइल छीन लिए। ये मेरे 2 लड़के हैं, ये तो मेरे ख्याल से ना 2 मुकदमे में पहले भी है लूट चोरी के। ये नशे के आदी हैं, नशे की पूर्ति के लिए करते थे। फिलहाल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया, ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा सके और अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ती तो क्राइम बढ़ता है, बेरोजगारी होती है तो अपराध बढ़ता है। एक और अहम खबर, महंगाई बढ़ रही है और उसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जनता त्रस्त है। एक बार फिर से महंगाई ने आम आदमी पार्टी पर डबल अटैक किया है। आम आदमी पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पर महंगाई की एक बार फिर से दोहरी मार पड़ी है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी, पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए। इसके बाद लोगों की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। दिल्ली में सीएनजी गैस के लिए भी लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। दिल्ली में सीएनजी 59.01 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। दिल्ली में पीएनजी के दाम 36.61 रुपए प्रति एससीएम हो चुके हैं। गुड़गांव में सीएनजी 67 रुपए 37 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। गुड़गांव में पीएनजी 34 रुपए 81 पैसे प्रति एससीएम के हिसाब से मिल रही है। करनाल और कैथल में सीएनजी के दाम 67 रुपए 68 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हो चुके हैं। पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के बाद अब सीएनजी का महंगा होना ये बताता है कि महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगी ही। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं कि किस तरह से लापरवाही लोगों पर भारी पड़ जाती है। रोहतक में एक युवती बाल बाल बची है, चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। जीआरपी के सब इंस्पेक्टर और लोगों ने उसकी जान बचाई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी एक लड़की। ये देखिए तस्वीर, ये लापरवाही, बेवकूफी, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना। कल भी इसी तरह की एक वीडियो हमने इसी तरह की एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से लापरवाही की गई है। और इस तरह की लापरवाही हमेशा जिंदगी पर भारी पड़ती है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर ट्रेन निकल रही है वो भी इतनी रफ्तार के साथ, तो उस पर बिल्कुल भी चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके किसी और काम से भी ज्यादा जरूरी है। और रोहतक में ऐसा हुआ, एक लड़की ट्रेन की चपेट में आई। वो तो गनीमत थी, नसीब था कि वो बच गई और उसको बचाया गया पुलिस ने और वहां पर मौजूद कुछ और लोगों ने। 1 मिनट पूरी खबर में इतना ही, 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन लगातार आपको खबरें अभी तक पर हर एक खबर सबसे पहले पूरी अपडेट के साथ बताते रहेंगे। बने रहिए खबरें अभी तक के साथ।